मैंने अमेरिका में सियासी पनाह ले रखी थी। एक अरसे से मैं अफगानिस्तान छोड़कर जा चुकी थी। अफगानिस्तान में रहने के मसाइल और फिर मेरा सियासत से ताल्लुक, इन दोनों की वजह से मुझे मेरे शौहर के साथ अमेरिका जाना पड़ गया। मैं यहाँ रहकर हालात ठीक करना चाहती थी, मगर शौहर वाजिद था कि मैं यहाँ अफगानिस्तान नहीं रह सकता। कल को तुम्हें भी यह मुल्क छोड़ना पड़ेगा। बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ चलो। हम दोनों मियाँ बीवी अमेरिका चले गए थे। मेरा शौहर मेरे साथ रहता था, मगर वह नाम का ही शौहर था, क्योंकि जिनका ताल्लुक सियासत से होता है उनकी ज़िंदगी का महवर सिर्फ सियासत ही होता है। अमेरिका आने के बाद मेरी रूटीन बिल्कुल बदल चुकी थी। सिर्फ घर तक ही महदूद थी, क्योंकि अफगानिस्तान अब मैं दोबारा वापस नहीं जा सकती थी और अमेरिका में सरेआम घूम फिर सकती थी। मैं जिस जगह पर रहती थी वहाँ बेशुमार लोग इंडियन और गुजराती लोग रहते थे। लड़के लड़कियां औरत मर्द सब रहते थे। मैं भी उनके साथ रहती थी। इस जगह पर एक मशहूर आदमी रहता था जो मियाँ जी के नाम से मशहूर था। वह मियाँ जी रोज रात को छुपकर मेरे कमरे में आ जाता। मैं भी उस पर एतबार करती। लेकिन एक रात होश उड़ गए जब उस मियाँ जी ने मेरे साथ। मेरा नाम उनेजा है। मेरा ताल्लुक पंजाब से है और मैं पंजाब की फूड इंस्पेक्शन की इंचार्ज होने के साथ साथ सियासी जमात की एक रुकन भी थी। मगर जब से मैंने सियासत में हिस्सा लिया था, तब से मेरे घर वालों के साथ ताल्लुक अच्छे नहीं थे। मेरे भाई का कहना था कि जो लड़कियां और औरतें सियासत का हिस्सा होती हैं, उनका सामना मुख्तलिफ मर्दों के साथ होता है और ऐसी औरतों को हमारा महाशिरा अच्छा नहीं समझता। उनेजा, तुम कोई और काम कर लो, किसी फील्ड में चली जाओ और सियासत में जाने के मुतालिक सोचना बंद कर दो। मैं शुरू से आज़ाद तबीयत की मालिक थी। मैंने अपने भाई से कहा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन अपने भाई से चुपकर मैंने सियासत के मुतालिक पढ़ाई करना शुरू कर दी और सियासत से अलबत्ता होने लगी। यह बात मेरे घर वालों से छिपी हुई थी, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि मैं कोई कोर्स कर रही हूँ, जबकि मैं तो सियासत का कोर्स कर रही थी। हमारे खानदान में सिर्फ मेरे दादा अब्बू ही सियासत से वाबस्ता थे, लेकिन उन्होंने सियासत छोड़ दी थी क्योंकि उनका किसी मुतालिक पार्टी से झगड़ा हुआ था और बात मरने मराने तक पहुंच गई थी। वह भी जिंदा थे और मैं उन्हीं के कहने पर सियासत पढ़ना शुरू किया था। उनका कहना था कि उनेजा, तुम्हें कोई सपोर्ट करे या ना करे, मैं तुम्हें सपोर्ट ज़रूर करूँगा। जो मैं नहीं कर सका वह तुम करोगी। मैं उनके कहने पर बहादुर हो चुकी थी और दिन ब दिन पढ़ाई दिल लगाकर कर रही थी और साथ ही टीवी पर खबरें सुनती थी। जितने भी यूट्यूब पर आर्टिकल आते थे उनको मैं पढ़ती थी। लेकिन मुझे सियासत के मुतालिक अभी ज़्यादा चीज़ों की समझ नहीं आई थी। हमारे शहर में अभी पार्टियां बहुत ज़्यादा जोश में थी, क्योंकि इलेक्शन होने वाले थे और मैं डर रही थी कि कोई भाई को पता चले तो वह मेरी शादी कर देंगे या फिर मेरे घर से निकालने पर पाबंदी लगा देंगे। मेरे दादा भी मेरे अब साथ नहीं रहते थे। जब उन्होंने सियासत शुरू किया था तो अब्बू ने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। उनका कहना था कि सियासत बहुत गंदी चीज़ है और जो भी इसका हिस्सा बनेगा उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। दादा अब्बू बाज नहीं आए और अपना ख्वाब पूरा करने के लिए अपने औलाद को भी भूल गए थे। अब्बू ने उनसे ताल्लुक ख़त्म कर लिया था और हमने भी अपने दादा को नहीं देखा था, लेकिन अक्सर फ़ोन पर बातें हो जाती थी। मैं जब बड़ी हुई तो अक्सर बच्चों को यह देखती थी कि उनके दादा दादी बहुत प्यार करते हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी में उनकी कमी महसूस होने लगी थी। मैंने अपने मुलाजमा के जरिए दादाजी से रब्ता करने की कोशिश की, जिसमें मैं कामयाब हो गई थी। मैंने दादाजी से कहा कि मैं आपको बहुत याद करती हूँ, क्योंकि आपकी कमी अपनी ज़िंदगी में महसूस करती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी और साथ कहा कि तुम मेरी जगह आने वाले इलेक्शन में खड़ी हो जाओ या फिर तुम सियासत की कोई ऐसी पार्टी ज्वाइन कर लो जो इस मुल्क के लिए लड़ो, गरीब आवाम के लिए लड़ो। मैं देखना चाहता हूँ जो लोगों का हक खा रहे हैं, हम गरीबों का, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उनके कहने पर ही तो मैं यह सब कुछ कर रही थी। एक तरह डर भी था कि अगर अम्मी अब्बू को पता चल गया कि मैं उनके साथ रब्ता हूँ या उनके साथ कोई ताल्लुक है तो मुझे जान से ही मार देंगे। दादा अब्बू अपने किसी दोस्त से बात की और उनके दोस्त ने मशवरा किया कि फला पार्टी बहुत अच्छी है और आपकी बेटी उस पार्टी में आ जाए तो उसे बहुत फ़ायदा होगा। दादा अब्बू के कहने पर मैंने एक पार्टी ज्वाइन कर ली। अब मैं ज़्यादातर घर से बाहर रहती थी। घर में सबको यही बता रखा था कि मेरे पेपर शुरू हो गए हैं और अब मुझे मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
इसीलिए मैंने एक एकेडमी रख ली है। एक दिन मैं घर से तैयार होकर अपने जमात के साथ किसी मीटिंग के लिए जाने ही लगी तो मुझे अनजान नंबर से फ़ोन आ गया और उन्होंने मुझे ऐसी खबर सुनाई कि वह सुनने के बाद जैसे मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरे दादा अब्बू फात हो चुके थे और यह एक ऐसी खबर थी जिसे मेरी रूह तक लर्ज गई थी। दादा अब्बू को अटैक हुआ था और वह जानवर ना हो सके। मैंने यह बात सुनते ही अपने अब्बू को बताया तो मेरे अब्बू पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि तुम्हें कैसे पता कि अब्बू फात हो गए हैं। मैंने कहा कि उनसे मेरा किसी का राब्ता था, मुझे उनके किसी दोस्त ने अभी फ़ोन पर बताया है। अब्बू मैं उनको सच तो नहीं बता सकती थी। मेरे अब्बू अपने बाप की इकलौते औलाद थे। मैं बार बार यही सोच रही थी कि दादा अब्बू की इकलौती औलाद ने भी उनसे मुंह मोड़ दिया है। वह कैसे जीते आ रहे थे। और किसी ने सच ही कहा है कि औलाद अपनी वालिदैन के लिए आजमाइश होती है। जैसे मेरा बाप था, मेरे अब्बू बहुत परेशान और अफसरदा रहने लगे थे। हम सब भाई बहन उनके साथ सारा वक्त गुजारने लगे, लेकिन वह तो किसी तरह अपने बाप की मौत को नहीं भुला पा रहे थे और बार बार यही कहते थे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मेरे बाप को सियासत का शौक था तो मुझे चाहिए था कि मैं अपने बाप को सपोर्ट करता, फिर उनको किसी तरह से समझाने की कोशिश करता, लेकिन मैंने नादानी में आकर अपने बाप से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। अब मैं अपने बाप को कैसे देखूंगा? सारी जिंदगी के लिए अपने बाप की शक्ल देखने को तरसूंगा। अब्बू की बात भी अपनी जगह ठीक थी। अब्बू जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुन गई खेत। अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। मैं दादा अब्बू की मौत को नहीं भूल सकती थी, लेकिन उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगी थी। जब मेरे सियासत में जाने के बाद मेरे घर वालों को पता चली तो घर वालों पर एक और कयामत टूट पड़ी। अब्बू ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा उनेजा, तुम बाज आ जाओ वरना तुम हमें कहीं का ना छोड़ोगी। यह औरतें ठीक नहीं होती। जब मैंने यह बात कही कि मेरे दादा अब्बू का ख्वाब था मैं उनके मुल्क के लिए कुछ करूँगी, क्योंकि उनका कहना था कि अफ़गानिस्तान बनने के लिए वो लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है। बहुत सी इज्जतें पामाल हुई हैं, बहुत से औरतों की सुहाग उजड़ गई हैं, बहुत सी बेटियों ने अपनी इज्जत की कुर्बानी दी है। तुम उनेजा, तुम्हें उन बहन बेटियों और माँ के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। जब मैंने अब्बू को यह बात कहा तो न जाने अब्बू के दिल में क्या बात आई कि उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी और वो मुझे खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। मेरी उम्र तकरीबन 27 साल थी और उम्र के तजुर्बे में मैं बहुत पीछे थी। सियासत में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भेड़ चाल चलते हैं और उन्होंने अपने चेहरे पर कई नकाब ओढ़े होते हैं। मैं उम्र में भी कच्ची थी और तजुर्बे में भी। दादा अब्बू अगर जिंदा होते तो हालात कुछ और होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही मेरे साथ हो रहा था। जब मैंने बढ़ चढ़कर हर सरगर्मी में हिस्सा लेना शुरू किया तो बहुत से लोग मेरे खिलाफ बोलना शुरू हो गए और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि यह औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ये किरदार की गिरी हुई है। न जाने किस किस सियासतदान से मेरा ताल्लुक जोड़ दिया और मुझे कहा कि हर दूसरे आदमी के साथ नाजायज रिश्ता है। अपने किरदार पर हर तरह का कीचड़ बर्दाश्त कर रही थी। मैं उन औरतों को याद कर रही थी जिन्होंने अपनी इज्जत की कुर्बानी दी थी, तो मुझे अल्लाह की तरफ से हौसला मिल जाता था। लेकिन आखिर मैं कब तक हौसला रखती? अफगानिस्तान में मेरा रहना बहुत मुश्किल हो चुका था। दिन ब दिन अफगानिस्तान की सरजमी मेरे लिए तंग हो रही थी। मैंने जल्दी से एक आदमी से निकाह किया और अमेरिका जाकर सियासी में पनाह ले ली। जब भी किसी सियासतदान का अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक खराब होता है तो गैर मुल्की उन्हें पनाह देते हैं। वह हमें पनाह इसलिए देते हैं कि आने वाले वक्त में वह हमें अपने वफाद के लिए इस्तेमाल कर सके। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं अपने शोहर के साथ अमेरिका गई थी और मैं रहना शुरू हो गई थी और मैं जिस जगह पर रहती थी वहाँ बहुत से इंडियन और गुजराती लोग रहते थे, क्योंकि वह भी किसी न किसी सियासत की जमात से अलबस्ता थे। यहाँ पर एक मियाँ जी बहुत मशहूर थे जिनको सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इज्जत देते थे और उनकी उम्र तकरीबन 75-80 साल भी थी। वो मियाँ जी इस जगह पर बहुत कम आते थे, लेकिन सुनने में आया था कि वह हफ्ते में यहाँ पर चक्कर जरूर लगाते हैं। मैं जब से आई थी मियाँ जी यहाँ पर 3-4 बार चक्कर तो लगा चुके थे, लेकिन मैं किसी न किसी काम में मसरूफ होती थी जिससे मेरा उनके साथ रब्ता नहीं हुआ था। मैं अपने शौहर के साथ अमेरिका तो आई थी,
लेकिन मेरा शौहर सिर्फ नाम का ही शौहर था, क्योंकि मैंने उसके साथ नकली शादी की थी और नकली कागज़ बनवाकर मैं उसके सहारे पर अमेरिका आई थी। और यह सब मेरा मंसूबा था ताकि मैं आने वाले वक्त में अफगानिस्तान वापस जा सकूं। उस आदमी को मैंने इस काम के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देकर रखा था। मैं यहाँ पर बेफिक्र होकर रह रही थी। घर वालों को सार रब्ता नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कोई भी ऐसी सरगर्मी घर वालों के लिए भारी हो। सिर्फ मैं ही अमेरिका में थी, जबकि घर वाले तो वहीं पर थे। उन पर कोई भी मुसीबत आ सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर महसूस किया कि जैसे रोज रात को कोई ना कोई मेरे कमरे में आता है और मेरा शौहर तो दूसरे कमरे में सोता था। अमेरिका में वह मेरे शौहर के नाम से ही जाना जाता था। मैं जब भी सोती तो ऐसा लगता था कि जैसे मेरे कमरे में कोई आता है, लेकिन जब आंखें खोलकर देखती तो मुझे मेरा वहम महसूस होता, क्योंकि मेरे आस पास कोई भी नहीं होता था। ऐसा रोज के रोज होने लगा था। मुझे डर लगने लगा था। अनजान मुल्क, अनजान शहर, अनजान लोगों के दरमियान में अकेली औरत रहती थी। मेरे लिए कोई भी मसला बन सकता था। दादा अब्बू का ख्वाब पूरा करते करते मेरी इज्जत भी पामाल हो सकती थी। जब अब्बू को मेरे सियासत के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे वादा ले रखा था कि मैं कभी भी अपना काम बनाने के लिए या लालच के लिए कोई गलत काम नहीं करूंगी और ना ही कभी अपना किसी को इस्तेमाल करने दूंगी। मैं अपने दादा का ख्वाब पूरा करने के लिए अपने बाप की वादे के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती थी। मैंने अब सोच लिया था कि अगले हफ्ते अब मैं अफगानिस्तान वापस चली जाऊंगी। वहाँ मेरे जाने का खतरा हो या मेरे साथ कुछ भी हो, मुझे सियासत छोड़ना पड़े, लेकिन अब मैं यहाँ पर मैं मजीद नहीं रह सकती थी। मैंने यह बात अपने शौहर से भी कह दी थी और वह भी वापस जाने को तैयार हो चुका था। उस रात जब मैं सोई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे कमरे में फिर कोई आया है। मैंने फौरन आंखें खोलकर देखा तो जैसे मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। वह कोई और नहीं बल्कि मेरे दादा अब्बू थे। मैंने अपने दादा अब्बू की तस्वीर देखी हुई थी। मैंने उनको जान लिया था। मैं फौरन खड़ी हो गई और उनसे कहा कि क्या आप मेरे दादा अब्बू हैं? उन्होंने मुझे कहा कि हाँ नेजा, मैं ही हूँ। मेरी मौत नहीं हुई थी, बल्कि किसी वजह से अमेरिका में सियासी पनाह लेनी पड़ी। मैंने वहाँ इसलिए नहीं बताया कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत हो चुके थे। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें खतरा हो, इसीलिए मुझे ये झूठी खबर बनानी पड़ी थी। मैं अपने दादा अब्बू को देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे पहले दिन ही क्यों नहीं बता दिया जब मैं यहाँ पर आई थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी बहुत से लोग हमारे ऊपर नज़र रखते हैं, इसीलिए मैं रोज़ रात को आता था ताकि मैं तुम्हें बता सकूं। फिर मैं तुम्हें सोता देखकर मैं नहीं बताता था कि तुम परेशान हो जाओगी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सियासत छोड़ दूंगा और तुम भी सियासत छोड़ दो। बाज़ ख्वाब पूरे नहीं होते, क्योंकि हमारे बस का काम ही नहीं है। इस मुल्क में आवाम खुद ही नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ अच्छा हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी जैसे भी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होगा, और अल्लाह ताला ने इसीलिए ही कर्म हुक्मरान उस आवाम पर मुसल्लत किए हुए हैं। मैं दादाजी के साथ वापस आ चुकी थी। अब्बू दादाजी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। अब मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही हूँ और इसी में खुश हूँ। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।